नेक्स्ट वी विल स्टडी स्पेक्ट्रल सीरीज़। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ रहे थे हम, एटॉमिक मॉडल। ठीक है, फिर हमने उसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्या होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या होती है। जो रदरफोर्ड ने एक हमें क्या दी थी, टर्म दी थी स्पेक्ट्रल सीरीज़ की, उसको फर्दर स्टडी करेंगे। 3 सीरीज़ दी थी उन्होंने। ठीक है, बाल्मर सीरीज़ दी थी, पास्चन सीरीज़ दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने और लाइमन सीरीज़ दी थी। बट लाइमन सीरीज़ क्या हुई थी, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। ठीक है, तो अब इन्होंने एक फार्मूला दिया था, एम्पेरिकल फार्मूला, दैट इज़ 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/। ठीक है, इधर 2 स्क्वायर वैसे होता है n1² माइनस n2 स्क्वायर। तो हम इसको बाद में स्टडी, अभी आगे आने वाले टॉपिक में स्टडी करेंगे, फिलहाल सिर्फ समझ लो। ठीक है, ये 3 सीरीज़ दी थी उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा था, जैसे जैसे अब ये क्या है, इसके अंदर स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। ठीक है, एच अल्फा एच बीटा, ये कौन सी सीरीज़ ले रहे हैं हम, सबसे पहले बाल्मर सीरीज़ ले रहे हैं। ठीक है, एच अल्फा एच बीटा एच गामा, ठीक है, एच डेल्टा, उसके बाद अप टू एच इन्फिनिटी तक सीरीज़ जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं आगे, ठीक है, जैसे जैसे सीरीज़ हम आगे इंक्रीज़ होती जा रही है, फर्दर उन दोनों के बीच की जो स्पेसिंग है, ठीक है, वो डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं एच अल्फा और बीटा के बीच में जो लेवल है, ठीक है, उसके बाद एच बीटा और गामा के बीच में डिक्रीज़ हो गया, फिर फर्दर डिक्रीज़ हो गया। तो ये किसने बताया था हमें, सारा कुछ हमारा बोहर ने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने क्या निकालते हैं, वो लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, और ये जो आर है ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। तो ये सब आगे स्टडी करेंगे कि लाइमन सीरीज़ कौन से उसमें रीजन में होती है, अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। ठीक है, बाल्मर सीरीज़ किस में होती है हमारी, ये होती है हमारी विजिबल रीजन में होती है। ऐसे ही हमारी पास्चन सीरीज़ है, ये इंफ्रारेड रीजन में होती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर सीरीज स्पेक्ट्रल लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने हमारी क्या थी, रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस थी। अब रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस थी जिसकी वजह से हमारा क्या आया था, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम आया था। ठीक है, ये सब किसने दी थी, रदरफोर्ड ने दिया था हमारा। ठीक है, फर्दर उन्होंने सिर्फ बताया था कि हमारी ये 3 सीरीज़ होती हैं, फर्दर क्या है, हमारी 5 सीरीज़ हैं, जो कि बोहर ने 2 और ऐड करके हमें बताई। अब रदरफोर्ड ने क्या बताया कि हमारा सेंटर में क्या होता है, हमारा सारा का सारा मास होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो भी होता है वो सारा सेंटर में होता है, और उसके जो साइड्स होते हैं, ठीक है, उस जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, उसके आउटर ऑर्बिट में, एटम के आउटर ऑर्बिट में। बट रदरफोर्ड अगर हम देखें तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारा एक एटम है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। ठीक है, इसके पास अब सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, एवरी टाइम उसके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सेलरेट होता रहेगा, एक्सेलरेट होता रहेगा। बट हम अगर क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो अब जैसे ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये हर टाइम पे क्या करेगा, कुछ एनर्जी रेडिएट करेगा, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। अगर ये एनर्जी रेडिएट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, जैसे यहाँ से इसने एनर्जी रेडिएट करनी शुरू करी, तो दैट मीन्स एनर्जी लॉस होनी स्टार्ट हो गई हमारी। ठीक है, अगर एनर्जी लॉस होनी स्टार्ट हो गई तो ये सेम ऑर्बिट में क्या रिवॉल्व करेगा, नहीं करेगा ना, एनर्जी लॉस होती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाएगा। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे आए, यहाँ पे आके कुछ एनर्जी लॉस हुई हमारी, ये दूसरे ऑर्बिट में जंप कर गया, फिर ये रिवॉल्व कर रहा है, करते करते एक्सेलरेट हो रहा है, एनर्जी हमारी क्या हो रही है, यहाँ से कम हो रही है, एनर्जी लॉस कर रहा है, फिर इसने अंदर वाले ऑर्बिट में जंप कर करके एक टाइम ऐसा आएगा कि जब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर कर जाएगा, पॉजिटिव में, हमारा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट है वहाँ एंटर कर जाएगा। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर ये ऐसा हो जाएगा तो हमारा एटम क्या रहेगा, एटम का साइज़ फिक्स नहीं रहेगा, दैट मीन्स वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो ठीक है, ये एक लिमिटेशन थी बहुत बड़ी, जो रदरफोर्ड की लिमिटेशन थी। नेक्स्ट उनकी लिमिटेशन क्या थी कि अब इन्होंने क्या बताया था कि स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं। ठीक है, तो अब लाइन स्पेक्ट्रम है, बट अगर हम इस थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम नहीं बनता, हमारे पास कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। ठीक है, कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, अब एनर्जी क्या है, रेडिएट हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी लूज़ करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारे पास स्पाइरल इनवर्ड्स होते गए। ठीक है, उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी, उसके बाद जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी एटम की, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी, कॉन्टीन्यूसली चेंज होती जाएगी। अगर आपका
एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर रहा, अगर आपकी एनर्जी चेंज होती जा रही है दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है फर्दर। अगर फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो रही है, ठीक है, तो दैट मीन्स कॉन्टिन्यूसली वो चेंज हो रहा है। दैट मीन्स अब लाइन स्पेक्ट्रम नहीं है, तो इनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, उन्होंने बताया लाइन स्पेक्ट्रम था, बट एटम्स शुड एमिट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, ठीक है, बट व्हाट वी ऑब्जर्व इज ओनली लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो जो उन्होंने थ्योरी एक्सप्लेन की थी उसके अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बन रहा था, बट जो हमने स्टडी किया, जो हमने ऑब्जर्व किया, वो था क्या, लाइन स्पेक्ट्रम था, ठीक है। तो इन सबको किसने आगे फर्दर थ्योरी को किसने ठीक किया, किसने एक्सप्लेन किया, वो आते हैं हमारे बोहर। तो नेक्स्ट इज योर बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। बोहर ने क्या बताया, अब हमारा जो सेंटर है वो क्या है, न्यूक्लियस होता है, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास वहीं कॉन्सेंट्रेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स चाहिए जितने हमारे क्या है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा था उस केस में, ये क्या है हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है हमारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे, ठीक है। बट अगर हम बोहर रदरफोर्ड की देखें तो उन्होंने क्या कहा था कि ये क्या करता है, स्पाइरल क्या होता जाता है, ये स्पाइरल होके एनर्जी लूज करके ये फाइनली कहाँ आ जाएगा, न्यूक्लियस में आ जाएगा। बट ऐसा नहीं होता, उन्होंने क्या कहा था, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है आपकी, ठीक है, इसको कौन बैलेंस करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप फॉर्मूला देखते हो, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाय R, ठीक है, R स्क्वायर होता है। तो दैट मीन्स F किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, R के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ अब हमारा कि अगर R क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, ये सारा क्या है कांस्टेंट है, दैट मीन्स फोर्स भी कांस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल, अगर हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो एक ही ऑर्बिट में जाएगी, ठीक है, यानी ऑर्बिट चेंज नहीं करेगी यहाँ से। ऑर्बिट वो कब चेंज करती, जब हमारा आर चेंज हो रहा था, बट यहाँ तो आर कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी हमारी, और जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स थी, ठीक है, उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो लग रही है। इसीलिए इस केस में जो इन्होंने क्वांटम थ्योरी से एक्सप्लेन किया, इन्होंने क्या बोला यहाँ से कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये एक ही ऑर्बिट में क्या करेगा, रिवॉल्व करेगा, ये अपनी एनर्जी लूज करके सेंटर में आके फॉल नहीं कर जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा उनका पोस्टुलेट था, ये जो फर्स्ट पोस्टुलेट उन्होंने दिया था, जो रदरफोर्ड का क्या था, लिमिटेशन था, उन्होंने एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट बोहर ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एफ क्या होता है हमारा, mv²/r होता है यहाँ से, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस किस के बीच में देख रहे हैं हम, यहाँ पे चार्ज और इलेक्ट्रॉन के बीच में देख रहे हैं, ठीक है, ये प्लस चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा यहाँ से। तो यहाँ से फोर्स क्या हो गया, 1/4πε0 ZE, ठीक है, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहाँ से हमने देखा, ठीक है। K क्या होता है, 1/4πε0 Q1 ZE इंटू E बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फोर्स कितना आ गया, K ZE² बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला जो आपका फोर्स था ये किसकी वजह से था, जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स था, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स और ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे को प्रोवाइड करेंगे, उस केस में वो सेम ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स इधर ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो हमारे पास कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, आगे इसको यूज़ करेंगे। दिस पोस्टुलेट suggests that an electron in an atom can revolve only in certain stable orbit with fixed energy value, ठीक है। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ये फिक्स ऑर्बिट है हमारे पास, ठीक है, कोई स्टेबल ऑर्बिट्स हैं, मीन्स ये चेंज नहीं हो रहा। जैसे हमने रदरफोर्ड के केस में देखा था, वो क्या हो रहा था, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में फिर उसके बाद चेंजेस हो रहे थे, बट यहाँ पे हमने क्या देखा कि वो एक स्टेबल ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है, वो एनर्जी लूज करके नहीं चला जाता, ठीक है। और उनकी एनर्जी वैल्यूज़ भी क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। उस केस में तो वो एनर्जी लूज़ कर रहा था, बट यहाँ से हमने क्या देखा, हमारी एनर्जी वैल्यूज़ भी फिक्स हैं और ऑर्बिट भी फिक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड जो पोस्टुलेट था बोहर का, उन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट है, मीन्स एनर्जी लूज नहीं कर रहा,
उस केस में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है किसका, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका, वो क्या होगा हमारा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जहाँ पे h क्या है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है। मींस यहाँ भी उसने क्वांटम थ्योरी की बात की, क्योंकि हमने क्वांटम थ्योरी में लास्ट यूनिट में पढ़ा था, ठीक है, हमारा h कहाँ पे आता है। और अगर वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल है तो ये चीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन, जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो क्या होगा, क्वांटाइज्ड होगी उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये सेकंड थ्योरी दी थी उनने। तीनों थ्योरी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग हमारा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, mvr होती है, ठीक है। वो क्या है, अब एंगुलर क्वांटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मतलब nh/2π, ठीक है। तो दैट मीन्स mvr ये क्या है हमारा एंगुलर मोमेंटम, ये किसके इक्वल होना चाहिए, nh/2π। और फर्स्ट पोस्टुलेट में उन्होंने क्या बताया था, जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन्स वो दोनों इक्वल रखती है। अब यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल के। तो ये क्या हो गया, nh/2π। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको ध्यान में रखनी है। थर्ड उन्होंने क्या बताया, जो एमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है एनर्जी का, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा एक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट, यहाँ हमने क्या पढ़ा कि डिस्क्रीट नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट होता है, ठीक है, एक नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट से दूसरे नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट में, ठीक है, जो डिफरेंस होगा उन एनर्जी में, क्योंकि अगर आपका जंप कर रहा है, ठीक है, सपोज ये दो लेवल्स हैं, ग्राउंड लेवल और फर्स्ट लेवल, ठीक है। अब या तो ये ग्राउंड लेवल से फर्स्ट लेवल में जाएगा या फर्स्ट लेवल से ग्राउंड में आएगा, ठीक है। अब यहाँ से ग्राउंड से फर्स्ट पे जाने के लिए आपको हमेशा एनर्जी चाहिए होती है, तो इस केस में क्या हो जाएगी, हमारी एनर्जी एब्जॉर्ब होएगी, ठीक है। बट अगर आप ऊपर से नीचे आते हो, एक्साइटेड स्टेट से नीचे आते हो, तो आपने नोटिस किया होगा, आप स्टेयर्स भी चढ़ते हो तो आपकी एनर्जी आपको ज़्यादा लगती है। दैट मीन्स आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, आप एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे। और वो एनर्जी कैसे एब्जॉर्ब करोगे, या तो आप खाना खा के एनर्जी लेते हैं, ठीक है, डिफरेंट वेज होते हैं आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। बट अगर आप एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हो, आप स्टेयर्स का एग्जांपल ले लो, अगर आप स्टेयर से नीचे उतर रहे हो तो आप बहुत इजीली फ्रीली फॉलिंग आप नीचे आते जाते हो, ठीक है। इस केस में क्या होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी एमिट होगी। तो यही इन्होंने एक्सप्लेन किया था, द डिफरेंस इन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द टू परमिटेड ऑर्बिट्स इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू एन आउटर ऑर्बिट। इनर ऑर्बिट यानी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये क्या है आपका न्यूक्लियस हो गया, ये आपका एटम होता है, इसके बीच में आपकी एनर्जी स्टेट होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है आपकी ग्राउंड स्टेट, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे अंदर से बाहर की तरफ बढ़ती जाएंगी, 1 2 3 4। तो इनर ऑर्बिट अंदर और बाहर, ठीक है, यानी जब अंदर से आप बाहर की तरफ जा रहे हो तो उस केस में क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। और जब बाहर से अंदर को जंप करोगे, ठीक है, उस केस में क्या होगी, आउटर से इनर के केस में आपकी एनर्जी एमिट होगी। अब इन्होंने क्या कहा, E1 सपोज करो आपकी क्या थी, टोटल एनर्जी थी, ठीक है, कौन सी स्टेट में, इनर स्टेट में, अंदर की स्टेट में। और E2 क्या है आपकी बाहर की स्टेट की एनर्जी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी, न्यू। और अगर आप जंप करते हो आउटर से इनर की तरफ, यानी आउटर से इनर की तरफ जंप करते हो, तो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, अब इनर से आउटर की तरफ जंप करते हो या आउटर से इनर की तरफ जंप करते हो, दोनों ही केस में क्या होगी, या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या एनर्जी एमिट होगी, ठीक है। तो अगर आप आउटर से इनर की केस में करते हो तो एनर्जी एमिट होगी, तो उन दोनों के बीच में कुछ एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। तो यानी E2 माइनस E1 किसके इक्वल हो जाएगा, h न्यू के, ठीक है। ये आपका एनर्जी डिफरेंस हो गया, ठीक है। यानी जब अब ये एनर्जी डिफरेंस क्या हो गया आपका, E1 अंदर का था, E2 बाहर आउटर का था। अब आउटर से आप इनर की तरफ कर रहे हो तो कुछ एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा दोनों में, ठीक है। तो ये एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, h न्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।